नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं विदेशी संकेतों से जो फिलहाल कोई बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें 16,280 के पास हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 65-66 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 45-46 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में इस समय नजर आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 31 अंकों की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स की तरफ बढ़े तो शुरुआत तो जापानीज मार्केट की हरे निशान पर ही हुई थी ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सपाट से अब वो धीरे धीरे नेगेटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं वहां पर भी सुस्ती काबिज है। छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है, लेकिन शुरुआत कुछ कमजोरी के साथ ही हमने बनती हुई देखी है। कच्चा तेल चिंता का सबब एक बार फिर से बन रहा है, क्योंकि 3 महीने के हाईस के पास $123 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। कल $124 के पार गया था, एक बार फिर से देखिए 124 के पार निकल गया। तो ये फ्रेश 3 मंथ हाइस बनते हुए देखे हैं। WTI क्रूड भी उसके साथ कदम ताल कर रहा है और तेजी वहां भी दिखाई दे रही है। सोने चांदी में एक बार फिर से हम दायरे का ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज कौन कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण हैं जिस पर हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। किस प्रकार के संकेत कल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आज हमारे मार्केट्स किस पर रिएक्ट करेंगे गिवन द फैक्ट हमारी वीकली एक्सपायरी भी है? एब्सोल्युटली, तो हमारे लिए तो वीकली एक्सपायरी है। हमारा एक जो बड़ा इवेंट था वो आउट ऑफ द वे है, बट ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी काफी सारे इवेंट्स आ रहे हैं। और उसके पहले नेहा, कल भी हम ये बात कर रहे थे, थोड़े हल्के होते हुए दिख रहे हैं बाजार। ऐसा कुछ नया ट्रिगर नहीं निकल कर आए जिसकी वजह से बाजार आइदर ऊपर जाएं या नीचे जाएं, बट थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट अभी भी बाजार में बना हुआ है। कल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूएस में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है यूरोप में। हालांकि दरों में कुछ बदलाव के अनुमान नहीं है, बट कमेंट्री कैसे रहती है, आगे का प्रोजेक्शन कैसे आता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट इस समय बाजार में, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी और बाकी के एशिया के बाजारों में भी इस समय। कल के एक्शन की बात करें तो यूएस में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा। करीब करीब 350 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। S&P 500 1% नीचे था। नैस्डैक में 0.5% की गिरावट थी। थोड़े स्मॉल कैप्स कल ज्यादा गिरे हैं। रसल 2000 1.5% फिसल कर बंद हुआ। बॉन्ड यील्ड वापस 3% के पार गई है। तो कल के इन्फ्लेशन के डेटा से पहले हम देख रहे हैं हल्की हल्की बढ़त अब रोज बॉन्ड यील्ड में आपको वापस आती हुई दिख रही है। कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो S&P 500 के 11 में से 10 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी थी। आज सुबह जब हम बात कर रहे हैं तो S&P 500 के 11 में से 10 सेक्टर्स में हमने कल गिरावट आती हुई देखी, और सबसे ज्यादा गिरावट रियल एस्टेट सेक्टर में आई थी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेटा पॉइंट है जो इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का अनुमान है, उसका अब इंपैक्ट होम सेल्स पर आ सकता है। तो मॉर्टगेज डेटा यानी कि जो होम लोन्स देने का डेटा है वो मई महीने में 22 साल के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिखा। तो सडनली एक ड्रॉबैक होते हुए दिख रहा है जहां तक होम लोन्स की डिमांड या फिर होम रीफाइनेंसिंग की डिमांड अमेरिका में है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी गिरावट आई। बट ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर होल्ड आउट कर रहा था। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स कल अमेरिकी बाजारों में फिसले हैं। इनफैक्ट यूएस का जो एनर्जी सेक्टर है वो इस समय 8 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूरोप में सुस्ती रही, पर ऑफ कोर्स बड़ा एक्शन कच्चे तेल में एक बार फिर से हमने आते देखा। जैसे आप भी अभी हाईलाइट कर रही थी, फ्रेश 3 मंथ हाइस पर कच्चा तेल है, $124 पर इस समय जाते हुए दिख रहा है। ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस की वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन है। अमेरिका में ऑफ कोर्स जो ड्राइविंग सीजन की हम बात कर रहे हैं वहां से अच्छी डिमांड है। और साथ ही कल कुछ एस्टिमेट्स आए हैं। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि जो रूस पर सैंक्शंस लग रहे हैं अब उसका इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो ये रूस का जो सप्लाई है या आउटपुट है वो 5 से 7 लाख बैरल प्रतिदिन घटते हुए दिख रहा है। तो यहां से फिर एनर्जी सप्लाई में और टाइटनेस बन सकती है। और साथ ही EIA कह रहा है कि इस साल के अंत तक जो रूस का आउटपुट है वो लगभग 18% गिर सकता है। तो अगेन ये प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे अगर इस डेटा को अगर आप देखें तो वो एक डर बनते हुए दिख रहा है। हालांकि सऊदी सप्लाई बढ़ाने वाला है, बट ऑफ कोर्स रूस का अब सप्लाई बाजार से हटते हुए दिख रहा है। सोना चांदी बेस मेटल्स यहां पर आपने ठीक ठाक एक्शन देखा। थोड़ी सुस्ती थी सोने चांदी में, बेस मेटल्स थोड़े कम मजबूत थे कल। डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, 102.5 पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज में हल्की बढ़त कल आपने आती हुई देखी। तो ओवरऑल कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आया है। डेटा और इवेंट से पहले बाजार सुस्त हैं, हल्के हैं, कॉशियस हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी और इक्विटी स्पेस दोनों में कहाँ कुछ एक्शन हमें देखने को मिला है और कहाँ नजर रखनी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में देखने को मिला। कैश स्पेस में बिकवाली एक बार फिर से जारी है। ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास के वर्थ की बिकवाली हमने कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। उसके सामने
घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीद बरकरार रखी है। 1900 करोड़ के ऊपर की खरीदारी यहां पर अब भी जारी है। वहीं एफएनओ स्पेस की बात की जाए तो लगातार एक और ऐसा दिन रहा है जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से सेल्स के ही फिगर सामने निकल कर आए हैं। 5800 करोड़ के वर्थ की बिकवाली हमने एफएनओ स्पेस में इंडेक्स में आती हुई देखी है। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही सुस्ती का आलम बना हुआ है। तो ऐसे माहौल में हमारे बाजारों में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे ट्रेड होगा, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी का है दिन, बताइए सर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे और कौन सी ट्रेडिंग रेंज अपनाकर चलें? गुड मॉर्निंग नेहा। थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल कमजोरी का है। कल जिस तरह से मूव इस तरह से गिरकर बंद हुए हैं, पॉलिसी के बाद थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हुआ और आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत तो अच्छे नहीं है। देखिए एफआईएस की बिकवाली का ही फिगर है। अमेरिका में कमजोरी रही है, कच्चा तेल 123-124 डॉलर की रेंज में है। तो ये सारे संकेत है जो थोड़ा सा आज फिर से दबाव बनाएंगे और आज वीकली एक्सपायरी भी है। सिर्फ एक ही ठीक चीज है जो कि बाजार थोड़े हल्के हैं, लॉन्ग साइड पर पोजीशन थोड़ी कम है, शॉर्ट साइड पर ज्यादा है। तो उस लिहाज से बिकवाली का प्रेशर अगर रहेगा तो शॉर्ट सेलर्स की तरफ से रहेगा। कम से कम तेजी की पोजीशन बहुत ज्यादा कम होने का डर वैसा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज के लिए पहला सपोर्ट रेंज जो है वो है 16,200 से 16,275 की रेंज का। इस रेंज में खुलकर थोड़ा सा यहाँ पर वक्त बिताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार किस तरफ आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ 16,425 से 16,500 की रेंज ऐसी है जहाँ पर बाजार जाकर रुक पे अटकते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी कल 35,000 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होती थी, थोड़ी सी रिस्क बैंक निफ्टी में भी अब नीचे की तरफ बढ़ रही है। इमीडिएटली 34,600 34,800 सपोर्ट रेंज है जो होल्ड करना चाहिए। उससे नीचे जाने पर ही फ्रेश और बड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 35,250 35,350 ये रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स और इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। जी सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी ट्रेडिंग रेंज और किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति आज हमारे दर्शकों को अपनाकर चलनी है। तो सुस्ती का माहौल तो रहेगा ही, लेकिन आप रेंज पकड़ के चलेंगे तो आपके लिए आप कह सकते हैं काफ़ी सहूलियत की बात हो जाएगी। सर ने जो लेवल्स बताए हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। 16,200 से 275 ये आज निफ्टी में सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर बैंड 16,425 से 500 तक जाता हुआ स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें 34,600 से 800 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपर बैंड 35,250 से 350। तो सर का मानना है बैंक निफ्टी जो कि पिछले कई हफ्तों से काफी रेजिलियंस दिखा रहा था, कमजोर बाजार में भी अपने आप को ऊपर खींच के रखे हुआ था, उस पे भी अब थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के ट्रेडिंग रेंज के लिए आपको आज तैयार रहने की जरूरत है। हमने जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज किस तरह का मूड मिजाज रहने वाला है, लेकिन खबरों के दम पर स्टॉक्स और सेक्टर्स में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। और क्या है वो एक्शन, बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कहती है आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट? देखिए सबसे पहले तो जो नाम में और सिंबल में चेंज होने वाला है, मदर सुमी से बदलकर वो मदरसन हो जाएगा। रिजल्ट में ITDC है और बहुत सारे एक्स डेट है मेरे पास, जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बोनस इशू 1:1, HDFC AMC डिविडेंड ₹42, एशियन पेंट्स फाइनल डिविडेंड 15.5, पावर फाइनेंस फाइनल डिविडेंड 1.25, टाटा कंज्यूमर फाइनल डिविडेंड 6 लगभग ₹6 का, वोल्टास और वेल्सपन में भी लगभग 5 का डिविडेंड है जिसके एक्स डेट है। चेंज इन प्राइस बैंड है फ्रॉम 10% to 5%, रेमंड लिमिटेड। अब खबरों पे आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL, रेडिको खैतान, पाइनर डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, इन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि लीकर शेयरों के लिए खबर आती हुई दिखी है कि जो पंजाब में जो शराब है वो लगभग 30 से 40% सस्ती हो सकती है और ये एक्साइज पॉलिसी के बदलाव में जो पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा जिसमें रोजनेट के साथ कंपनी ने 6 महीनों के लिए 60 लाख बैरल तेल खरीदने के लिए करार कर लिया गया है और एयर प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी है उसके साथ कंपनी जो आयुष जो एक कंपनी है उसको ये बुराइनरी रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे। दीपक नाइट्रेट पर ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी ने अपडेट दिया है जो आग लगी थी उस पर कि आग से जो वेयर हाउस है, ऑफिसेज हैं और उनकी कुछ यूटिलिटीज और उसके साथ साथ जो सोडियम नाइट्रेट के कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के हिस्से पर वहां पर फर्क पड़ा है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये प्लांट को जल्द शुरू करने के लिए जो भी उनको डॉक्यूमेंटेशन करना है रेगुलेटर के साथ वो उन्होंने प्रक्रिया चालू कर दी है। PB फिनटेक जिसमें माई लोन केयर वेंचर्स में कंपनी ने लगभग 45% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है।
टाटा पावर्स, जिसमें राजस्थान में कंपनी ने एक ब्रूकफील्ड जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है उसको कमीशन कर लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर रखिएगा, जो दरें बढ़ाई थी उसी के साथ अब ये लोग भी सारे जो बैंक्स हैं धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं, जो 0.5% अपनी दरें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अपार इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रमोटर्स ने लगभग 0.07% हिस्सेदारी खरीदी और 7 जून को ओपन मार्केट के जरिए हिस्सेदारी खरीदी गई है। ओके, चलिए अरमान ने आपको बता दिया कि आज खबरों के दम पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा और आपको वहां रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। एसबीआई पे आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से रिकमेंडेशन खरीदारी की निकल के आई है। आपको इसमें स्टॉप लॉस 460 का लगाना है 490 के टारगेट के लिए। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से इंडियन ऑयल पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगेगा 114 का और 125 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से भी आज एसबीआई पर ही खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 466 का लगाना है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 471 रुपये 30 पैसे का था। टारगेट आपको 482 का मिल जाएगा। तो 2 ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो आज एसबीआई पर दाव लगाने की सलाह यहां पर दे रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है बाजार में। वीकली एक्सपायरी का दिन है तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो हम जानना ही चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा इस पर भी हम करेंगे बात। और इस वक्त हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हिमांशु, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की आप वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी की तैयारी करवा दीजिए। क्या एंट्री पॉइंट होगा, क्या एग्जिट पॉइंट होगा, जरा विस्तार से बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली कल मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जिस तरह की एक रैली अटेम्प्ट हुई, सेकेंड हाफ में जो रैली पूरी तरह से वॉश आउट होते हुए नजर आई, तो ये क्लियर है कि बाजार में अभी जो कन्विक्शन है वो कहीं ना कहीं लैग करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ऑन द टॉप ऑफ दैट हायर लेवल्स पर 16,500 और 35,500 के आसपास के लेवल्स पर हैवी कॉल राइटिंग इस तरह से कल विटनेस हुई। तो मेरा मानना है कि आज के सेशन में यहाँ पर कल ये क्लियर कट था कि आज के सेशन में थोड़ा सा दबाव के साथ बाजार खुल सकता है। और अभी एसजीएक्स निफ्टी की तरफ देखें तो ये क्लियर है कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। अब लोअर एंड पर 16,250, 16,200 ये एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम इस जोन पर खुलते हैं तो मुझे लगता है कि रिवॉर्ड टू रिस्क जो है वो फ्रेश शॉर्ट के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हायर लेवल से लगभग 400 से 500 पॉइंट हल्के हो चुके हैं। और इन लेवल्स पर मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा बाजार में एक रीबाउंड अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, जैसा भी आपने मेंशन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं एक दायरे का ट्रेड आज करता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर 16,300, 320 जो जोन है वहां पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही 16,200 के आसपास हम आएंगे, मुझे लगता है कि वहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली इस रेंज के हिसाब से मुझे लगता है कि आज निफ्टी में ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है 2 से 3 दिन का, तो लोअर एंड की तरफ 16,200 के आसपास मुझे लगता है कि अच्छा एक रिवॉर्ड टू रिस्क बनता है, जहां पर पोजिशनल तौर पर खरीदारी की जा सकती है 1600 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पर अगर निफ्टी बैंक की बात करूं तो रिलेटिव एक आउट परफॉर्मेंस, एक स्ट्रेंथ जरूर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, लेकिन कल इवेंचुअली 35,000 के आसपास और 35,000 के थोड़ा सा नीचे जिस तरह से हम पिछले क्लोजिंग टाइम में, मुझे लगता है यहाँ पर भी 34,600, 34,400 तक के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए 35,000, 35,100 एक सेलिंग का जोन रहेगा 35,200 के स्टॉप लॉस के साथ। लोअर एंड पर 34,800, 34,650 ये लोअर एंड है जहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकती है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक वीकली एक्सपायरी आज हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो रेंज बाउंड वीकली एक्सपायरी रहेगी, लेकिन कोई स्टॉक एक्शन आपको दिखाई दे रहा है जहां पर क्लियर कट कुछ अच्छी कमाई के मौके दिखाई दे सकते हैं, भले बाय साइड से ना हो, सेल करके भी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और क्लियर कट रीजन यही है नेहा जी कि किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स में लीडरशिप नहीं देखने को मिल रही, इसलिए ग्रेजुअली बाजार में हर उछाल पर एक दबाव बनता हुआ नजर आता है। कल एक टेलीकॉम स्टॉक्स में हमने देखा कि भारतीय, रिलायंस दोनों में ही थोड़ा दबाव देखने को मिला और मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में जिस तरह का कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, यहाँ पर एक क्लियर कट बिकवाली का मौका देखने को मिल सकता है। 670, 675 की एक वेल एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट थी, उसके नीचे कल क्लोजिंग मिली है। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल में 665, 668 के जोन में बिकवाली करके चला जा सकता है 676 के स्टॉप लॉस के साथ।
लोअर एंड में मेरा मानना है कि स्टॉक में 650 तक के लेवल से 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर एक बैंकिंग काउंटर है जिसमें मुझे एक वीकनेस दिखती है, जहां पर चार्ट जो है वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस का, एयू बैंक का। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इमिनेंट है एक अच्छा ब्रेकडाउन, एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो 1270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एयू बैंक में भी इक्वाली करके चलने की सलाह है। 1220-1200 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी सिंस हिमांशु जी आपने मेंशन किया कि यहाँ पर प्रेशर वाला ही मार्केट रहने वाला है, एफएमसीजी ने कल बतौर इंडाइसेस, और जब हम निफ्टी लूजर्स की भी बात करते हैं तो उसमें एफएमसीजी लीड करते हुए नजर आया है। क्या लगता है आज भी एफएमसीजी में शॉर्ट्स के मौके तलाशना ठीक होगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक डिवाइडेड व्यू है। शॉर्ट टर्म में जरूर यहाँ पर एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये जो इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई की जितनी भी कवायद है, इवेंचुअली ये कुछ दिनों में अगर दिखता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिलती है, तो पोजिशनल तौर पर यहाँ से एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि आगे चल के लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, ये सिर्फ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज है। और बिल्कुल अगर मैं उस लिहाज से देखता हूं तो चार्ट काफी वीक होते हुए नजर आए। कल हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 के नीचे बंद हुआ है। मुझे लगता है वहां पर 2210 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में आप ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट में होल्ड कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं। 2167 और 2150 तक के नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आईटीसी, जिसने सिंगल हैंडेडली इस इंडेक्स में अपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया बाजार को स्ट्रेंथ दी, वहां पर भी हमने देखा कि 275 के आसपास स्टॉपिशनेस देखने को मिली और कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है आईटीसी में भी 272 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 260-255 तक के टारगेट आईटीसी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, मेटल पे और आईटी पे मैं आपका व्यू जानना चाह रही थी। मेटल पे इसलिए क्योंकि कल हमने स्टील की तरफ से अच्छा खासा दमखम अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, फिर चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो या बाकी कुछ स्टील स्टॉक्स हो। एंड सेकेंडली रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। हमने अब एक बार फिर से देखा है कि वो अपने रिकॉर्ड लो की तरफ खिसकता हुआ नजर आया है। तो आईटी अमूमन हम देखते हैं कि एक तरह का कोरिलेशन है इसके साथ, जब रुपया कमजोर होता है आईटी को भरपूर सहारा मिलता है। इन दोनों स्पेसेस में किसी तरह के मौके आज तलाशने चाहिए। तो देखिए, मैं आईटी पर इंक्रीमेंटली थोड़ा सा बुलिश हूँ। हालांकि हो सकता है अभी थोड़ा सा समय ये सेक्टर और ले, लेकिन जो काइंड ऑफ परसेंटेज वाइज अगर हम डिक्लाइन देखें जो इस सेक्टर में हमको पिछले 2 क्वार्टर से देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नजर आ सकती है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट के चलते ये एक सेक्टर है जो कि लीस्ट इम्पैक्टेड रह सकता है। सेकंड, जैसा आपने जिक्र किया कि रुपए में जिस तरह की कमजोरी है, और मेरा ऐसा मानना है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि 2022 में ओवरऑल जो रुपया है उसमें कहीं ना कहीं दबाव ही देखने को मिल सकता है, मतलब वीकनिंग ट्रेंड एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दोनों जो टेल विंड्स के चलते मुझे लगता है आईटी एज अ सेक्टर यहाँ से मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है अगर यहाँ से बाजार में थोड़ी रिकवरी बनती है तो। और उसको देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि टीसीएस काफी हद तक एक अच्छी बड़ी करेक्शन दिखा चुका है, 3400 के आसपास का क्लोज है। तो मुझे लगता है कि टीसीएस में एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और दूसरा सेक्टर में से जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस। जहां तक मेटल्स की बात है नेहा जी, तो मुझे लगता है कि मेटल्स में एक ऐसा सेक्टर है जो शायद कहीं ना कहीं टॉप आउट होता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई उछाल मिलता है तो पोजीशंस को एग्जिट करने का ही सलाह रहेगी और फ्रेश खरीदारी से बच चलने की सलाह है। अगर एक सेक्टर यहाँ से अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है तो वो होगा ऑटोमोबाइल का सेक्टर, जो कि हम काफी समय से बुलिश हैं। और मुझे लगता है कि वहां पर चार्ट अगर टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इवन हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। पॉइंट टेकन हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि वीकली एक्सपायरी में आज क्या ट्रेडिंग रेंज बनती है, एंड ऑफ कोर्स छोटी से मध्यम अवधि के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर अभी से हमारे दर्शकों को अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। इक्विटी स्पेस के बाद बढ़ते हैं आगे कमोडिटी बाजार की तरफ। यहाँ रणनीति समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में तो हम देख ही रहे हैं जबरदस्त एक्शन है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में आपको क्या रणनीति अपनानी, इस सब पर भी बात करेंगे। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अनुज, कच्चे तेल से बट ऑफ कोर्स शुरुआत करेंगे। 13 हफ्ते के हाइस के पास है, घरेलू बाजार में 9,500 का आंकड़ा कल पार हुआ है। मुझे बताइए, ये ट्रेंड जारी रहेगी? क्या खरीदारी करना सेफ है इन लेवल्स पे? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर देखें तो क्रूड 120 के बाद अब 123 तक आता हुआ दिखाई दिया है।
तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्रेकआउट हुआ ही, साथ में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से कंटिन्यूसली प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ से भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर अभी भी हमें लगता है कि 130 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो MCX की अगर बात करें तो करीबन 9050 के आसपास खरीदारी करें, 8 या 950 का स्टॉप लॉस टारगेट 9500 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है अभी क्रूड के अंदर, वो एक पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9500 ये आज आप लेवल जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, हमें लगता है कि 9500 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये जून कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं? जी ओके, ठीक है। इसके अलावा सोने और चांदी पर हम आपका व्यू जानना चाह रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से ये दोनों कमोडिटीज दायरे में फंस गई हैं। देखिए, गोल्ड सिल्वर में डेफिनेटली एक रेंज बाउंड मूवमेंट बना है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने एक रिकवरी देखी है कि क्रूड के प्राइस ऊपर आए हैं, तो हमें लगता है कि $1850 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है गोल्ड। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी $22 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप से अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि करीबन 50-700 के आसपास अगर गोल्ड का प्राइस मिलता है, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो खरीदारी का ट्रेड लें। 50-500 का स्टॉप लग रहा है, 51,200 से लेकर 51,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो 61,700 के आसपास खरीदारी करें, 61,300 का स्टॉप लग रहा है, टारगेट 62,700 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ओके, मेटल्स में क्या किया जाए? कल LME से थोड़ा सा दमखम था, एंड कमजोर रुपए का सहारा भी हमने देखा फर्स्ट हाफ में मेटल्स को मिला है। तो क्या कॉपर आज 800 का आंकड़ा पार करके टिक पाएगा? और देखिए, आपके पास थोड़ा क्रूशियल रेंज है, बट हमें लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। कल हमने निकेल, एल्युमिनियम में, जिंक में, कॉपर में, सभी में बनती हुई देखी थी। चाइना की तरफ से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली इनिशियली हम 800 को टारगेट करेंगे। 800 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो 800 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जाता है। ओके, अच्छा अनुज, सिंस आप रुपी ट्रैक करते हैं, हमने कल के ही ट्रेड के दौरान, 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने बहुत करीब रिकॉर्ड लोस के करीब जाते हुए रुपए को देखा। बहुत समय टिका नहीं, रिबाउंड ऑफ कोर्स आ गया, लेकिन मुझे बताइए कि आज अगर किसी को रुपए में रणनीति अपनानी है तो वो क्या होगी? और देखिए, 78 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, और हमें देखा भी है कि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि 78 के आसपास के भाव अगर मिलते हैं दोबारा, तो हम बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए USD INR में। हमें लगता है कि नीचे 77.50 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल RBI की पॉलिसी आई है, हमें लगता है कि उससे रुपी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है और रुपी स्ट्रेंथन ले सकता है। तो यहाँ पे USD INR में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। पॉइंट टेकन अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। न सिर्फ नॉन एग्री कमोडिटीज में बल्कि करेंसी मार्केट पर भी अपना व्यू दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। शुरुआत हम करेंगे NTPC से, जिस पर ब्रोकरेजेस की ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, 186 का टारगेट। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग लेकर चल रहे हैं 180 के टारगेट के साथ। अब आते हैं LNT पर। LNT पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस लेकर चल रहा है, टारगेट 1848 का है। वहीं नोमुरा की तरफ से खरीद की रेकमेंडेशन है, 1995 का टारगेट है। और LNT में क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट है इनकी तरफ से 2000 का। अब बारी आती है जुबिलेंट फूड की। जुबिलेंट फूड पर मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट इन्होंने 440 का दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल है और टारगेट 580 का है। वोल्टास पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट आउटलुक के साथ टारगेट 1238 का सुझा रहे हैं। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग है इनकी तरफ से और टारगेट 975 का है। अब बारी आती है टाइटन की। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट 2621 का है। क्रेडिट स्विस की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट 2600 का है। M&M की बात करें तो मैक्वेरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 1034 का है। और क्रेडिट स्विस की तरफ से भी इसी तरह का स्टैंस है, टारगेट 1050 का क्रेडिट स्विस की तरफ से M&M में। और अंत में मैरिको पर JP मॉर्गन ओवरवेट है, टारगेट 560 का है। और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मैरिको को दे रहे हैं, टारगेट है 600 का।